प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के जो हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके लेसन नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इस लेसन के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े थे, जैसे महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद व मौर्य साम्राज्य के 2 शासकों के बारे में, जिनमें हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक सम्राट अशोक के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहते हैं और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें गंभीरता से और ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में। तो इनका जो शासनकाल रहता है विद्यार्थियों, वो रहता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल रहता है। सम्राट अशोक का अशोक नाम किन अभिलेखों में मिलता है? तो वो अभिलेख है गुर्जरा व मास्की अभिलेख। गुर्जरा व मास्की अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब विद्यार्थियों, जो गुर्जरा अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में है और मास्की अभिलेख है ये कर्नाटक के रायचूर जिले से संबंधित है। सम्राट अशोक का अभिलेखों में नाम देवानाप्रिय और प्रियदसी मिलता है। ये अपने को ध्यान रखना है। देवानाप्रिय मतलब देवताओं में प्रिय। देवानाप्रिय और प्रियदसी इनका नाम अभिलेखों में मिलता है। इनका विवाह विदिशा की राजकुमारी से होता है, जिनसे इन्हें एक पुत्र व एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। हम बाद में पढ़ेंगे कि सम्राट अशोक इन्हें धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं, महेंद्र व संघमित्रा को। विद्यार्थियों, कारुवा की सम्राट अशोक की एकमात्र ऐसी पत्नी है जिनका नाम सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो ऐसी पत्नी कौन सी है? कारुवा की। अब इनके राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर व खोतान को सम्राट अशोक विजित कर लेते हैं। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में सम्राट अशोक 2 क्षेत्रों कश्मीर व खोतान को विजित कर लेते हैं। लेकिन इनके 8वें वर्ष में भारतीय इतिहास की और सम्राट अशोक के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और वो घटना रहती है कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, हम पढ़ेंगे। जब सम्राट अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं, उस समय कलिंग का शासक था नंदराज और राजधानी थी तोशली। विद्यार्थियों, आक्रमण का जो कारण है वो ये बताया जाता है कि कलिंग उस समय हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, जिस वजह से सम्राट अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं और परिणाम ये रहता है कि सम्राट अशोक इस युद्ध में विजयी रहते हैं। अब इस युद्ध में सम्राट अशोक विजयी रहते हैं और विजयी होने के बाद में जब ये युद्ध भूमि में जाते हैं तो ये देखते हैं कि काफ़ी जो है कत्लेआम हो चुका है, नरसंहार हो चुका है। इस युद्ध की दुर्दशा को देख करके, भयंकरता को देख करके सम्राट अशोक क्या करते हैं, उसी समय जो भेरी घोष की नीति थी, युद्ध घोष की अपने बोलते हैं, उस नीति का त्याग कर देते हैं और उसके बाद में ये धम्म की नीति का अनुपालन करते हैं।
और ये इस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं निग्रोध व उपगुप्त से। ये अपने को ध्यान रखना है। कलण के अनुसार सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व शिव के उपासक थे। शैव धर्म के ये मतानुयायी थे। ये अपने को ध्यान रखना है। किससे पूर्व? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पूर्व। और ये मत प्रस्तुत करते हैं अपने सामने कौन? कलहण। कलहण जिनकी रचना है राजतरंगिणी। कश्मीर का इतिहास में दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, सम्राट अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये ध्यान रखना है कि जो बराबर की गुफाएं हैं बिहार में वर्तमान में, और आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए 4 गुफाओं का ये निर्माण करवाती हैं। और उन गुफाओं के नाम इस प्रकार हैं: सुदामा, चापार, कर्ण, विषव झोपड़ी। सुदामा, चापार, कर्ण और विषव झोपड़ी, ये 4 गुफाएं हैं जिनका निर्माण सम्राट अशोक आजीविक संप्रदाय के लिए करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? बराबर की पहाड़ियों में। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में सम्राट अशोक बोध गया की यात्रा करते हैं। विद्यार्थियों, बोध गया जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 20वें वर्ष में ये क्या करते हैं? लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है। अब लुम्बिनी जब ये जाते हैं, जिसका वर्तमान नाम है रुमिनदेई, लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है? रुमिनदेई, और ये नेपाल में है वर्तमान में। तब ये क्या करते हैं? वहाँ जो भूमि कर था उसकी दर को घटा करके 1/6 से 1/8 कर देते हैं। और ये अपने को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि भूमि कर की दर कितनी कर देगी, कितनी से कितनी कर दी गई है? तो 1/6 से 1/8 कर दी गई है। कौन से अभिलेख के अनुसार? रुमिनदेई अभिलेख के अनुसार। ये प्रश्न अपने को ध्यान रखना है। 2018 में ये पूछा गया है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में 4 सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं: चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती राज्य। ये अपने को ध्यान रखनी है। उसके अलावा सम्राट अशोक से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारा बनता है वो है बौद्ध धर्म से, धम्म से। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 की जो हमारा पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो धम्म क्या था? तो धम्म सामान्य भाषा में विद्यार्थियों ये था कि सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक मूल्य के उत्थान के लिए, नैतिक मूल्यों में या नैतिक मूल्यों को ऊंचा उठाने के लिए जिन आदर्शों को अपनाया वो धम्म था। पुस्तक के तौर पर अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा जाता है। अशोक के धम्म की परिभाषा 2 और 7वें शिलालेख में दी गई है। अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से अभिलेखों में है? 2 और 7वें शिलालेख में है। तो धम्म क्या है? ये प्रश्न छोटा सीधा पूछा जाता है कि धम्म क्या है, तो ये धम्म की परिभाषा अपने को बता देनी है। अब धम्म के नियम और शिक्षाएं कौन कौन सी है? दया, दान का भाव, सत्य बोलना, साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, प्राणियों का वध न करना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता। विद्यार्थियों, ब्राह्मण अपने समझते हैं श्रमण का यहाँ बौद्ध भिक्षु से है। बौद्ध भिक्षु को क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। प्रथम शिलालेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा दया, दान का भाव होना, सत्य बोलना, साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना,
प्राणियों का वध न करना, बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता आदि, ये इस धम्म के प्रमुख शिक्षाएं हैं और नियम हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक जो है ये बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति इनकी गहरी आस्था थी। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध धम्म संघ। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और बौद्ध धर्म के ये प्रचार के लिए सम्राट अशोक धम्म यात्राएं प्रारंभ करते हैं। कौन सी प्रारंभ करते हैं? धम्म यात्राएं इन्होंने प्रारंभ की है। किसके लिए? इस धम्म के प्रचार के लिए। अब 2019 में अनुसंधान और धम्म महामंत्रों के बारे में पूछा गया है, तो ये अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है कि अनुसंधान क्या थे। अनुसंधान ये थे इनको कहा जाता था कि राज्य के जो अधिकारी थे उनको प्रत्येक 5वें वर्ष धम्म यात्रा के लिए जाना होता था, जिन्हें अनुसंधान कहा जाता था। इतना ही ध्यान रखना अपने को। परिभाषा के तौर पर राजकीय अधिकारियों, राजदूतों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा गया है। तो अनुसंधान क्या है? राजकीय अधिकारियों को, जिनमें राजदूत अधिकारी नाम का अधिकारी और युक्तक थे, उनको प्रति 5वें वर्ष जो है धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था, जिसे अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। और उसके अलावा धम्म का प्रचार करने के लिए राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में सम्राट अशोक क्या करते हैं? धम्म महामंत्रों की नियुक्ति करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में अपनी बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, सम्राट अशोक जो है ये भारत का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। अशोक भारत का प्रथम शासक था जिसने अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। विद्यार्थियों, अभिलेख क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है, किसी भी कठोर सतह पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। वो पत्थर पर हो सकते हैं, वो किसी धातु पर हो सकते हैं, वो चट्टान पर हो सकते हैं, वो गुफाओं में हो सकते हैं। तो ठोस सतह पर जो लेख लिखे गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। सम्राट अशोक को अभिलेख लिखवाने की जो प्रेरणा है वो मिलती है ईरानी राजा दारा से, जिसका नाम डेरियस प्रथम भी लिखा जाता है। तो इनसे सम्राट अशोक को प्रेरणा मिलती है अभिलेख खुदवाने की, लिखवाने की। सम्राट अशोक के जो अभिलेखों की लिपि है वह ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। मानसेरा व शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं पाकिस्तान में हैं, इनकी जो लिपि है ये खरोष्टी है। और भारत के जो अभिलेख हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है। अब विद्यार्थियों, लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है? तो ये ध्यान रखना है कि लिपि जो होती है वो लिखित होती है और भाषा जो होती है वो मौखिक होती है। उदाहरण के लिए अपने अनार कहते हैं, तो अनार को उच्चारण की दृष्टि से, चाहे हम पंजाबी में बोलें, चाहे हिंदी में बोलें, चाहे राजस्थानी बोलें, अनार को हम अनार ही कहेंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे उसको तो उसमें लिखावटों में काफ़ी अंतर आ जाएगा। कोई किस तरीके से लिखेगा, कोई किस तरीके से लिखेगा। तो जो लिखने की शैली है विद्यार्थियों वो होती है लिपि, और जो बोलने का ढंग है हमारा वो होती है भाषा। तो ये लिपि और भाषा में थोड़ा सा अंतर है, ये ध्यान रखना है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि है। इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। 1837 में ये पढ़ते हैं। और दिल्ली टोपरा जो अभिलेख है सर्वप्रथम उसे ये पढ़ते हैं। सम्राट अशोक की 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। और अशोक का जो उत्तराधिकारी रहता है विद्यार्थियों वो रहता है कुणाल। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? बृहद्रथ रहता है। तो आगे बढ़ते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन करो। तो मौर्यकालीन प्रशासन जो है
ये 3 भागों में बंटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था सम्राट। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च कौन था? सम्राट था। प्रांतीय प्रशासन 5 प्रांत थे। स्थानीय प्रशासन जो विषयों में बंटा हुआ था, विषय वर्तमान जिले की भांति थे। और ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम केंद्रीकृत साम्राज्य कौन सा है? तो ये मौर्य साम्राज्य है। केंद्रीकृत का मतलब सारी शक्तियां केंद्र के अधीन थी, लेकिन ध्यान रखना है कि उस समय केंद्र के अधीन शक्ति होते हुए भी राजा निरंकुश नहीं था। तो मौर्य काल में भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, ये ध्यान रखना है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यहाँ अमात्य का मतलब है मंत्री से। अब आगे का हमारा टॉपिक है वो है उपदा परीक्षण। उपदा परीक्षण क्या था? उपदा परीक्षण क्या था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। तो विद्यार्थियों, उपदा परीक्षण ये था कि राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये ध्यान रखना है। तो उपदा परीक्षण क्या है कि मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व राजा द्वारा उनके चरित्र की जांच की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन जो है, इसमें 18 राजकीय अधिकारी थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। 18 विभागों के 18 राजकीय अधिकारी थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। इन सभी तीर्थों के अध्यक्ष को महामंत्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज के थे। समाहर्ता उस समय क्या था? तो समाहर्ता का कार्य था राजस्व एकत्र करना तथा आय व्यय का ब्यौरा देना, वार्षिक बजट तैयार करना। राजस्व का मतलब जो राज्य को लगान प्राप्त होता है, कर प्राप्त होता है, उसका लेखा जोखा करना, उसको एकत्र करना और वार्षिक बजट तैयार करना, ये कार्य किसका था? समाहर्ता का। शनिदाता जो है उसका कार्य था साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना, ये इसका कार्य था। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष कृषि संभालता था, पणियाध्यक्ष व्यापारी था, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का काम, लूणाध्यक्ष बुचड़खाना चलाना, आठवीं वन विभाग का अध्यक्ष। तो ये केंद्रीय प्रशासन है। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो विद्यार्थी, प्रांतीय प्रशासन जो है ये 5 प्रांत में बंटा हुआ था सम्राट अशोक के समय में। पहला जो प्रांत था वो था उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश। अब इसमें उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र। प्रांत जो है ये विषय में बंटे हुए थे और विषय बंटे हुए थे ग्राम में। अब प्रांत जो है उसके शासन का कार्य राजकुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। ये ध्यान रखना है। प्रांत जो है उसको संभालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? राजकुमार के द्वारा या आर्यपुत्र नाम के राजकीय अधिकारी द्वारा किया जाता था।
विषय जो है ये वर्तमान जिले की भांति था और इसको संभालने की जो जिम्मेदारी तो विषयपति को थी। तो विषय का जो अधिकारी था उसको क्या कहते थे? विषयपति। ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, प्रांतीय प्रशासन की। मुखिया जो है इसका गोप कहलाता था। 10 गांव का ये शासनाधिकारी होता था। तो प्रांतीय प्रशासन 5 प्रांत थे इसमें: उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, मध्य देश। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र। प्रांत का जो शासनाधिकारी था वो राजकुमार, यहाँ आर्यपुत्र नाम का अधिकारी था। विषय का अधिकारी था विषयपति। ग्राम का अधिकारी था गोप, जो 10 गांवों का शासनाधिकारी था। नगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें मेगस्थनीज के संदर्भ के अनुसार नगर का जो प्रबंध है वो 30 सदस्यों की एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में बंटा हुआ था। प्रथम जो समिति है उसका काम था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। तीसरी समिति का कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा करना। व्यापार वाणिज्य देखना, ये चौथी समिति का कार्य था। और 5वीं समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। छठी समिति का कार्य था विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम ये 6 समितियां थी, जिसमें प्रथम समिति जो है उसका काम था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। दूसरी का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। तीसरी का कार्य था जन्म मरण का लेखा जोखा करना। विद्यार्थियों, ये जन्म मरण का लेखा जोखा इसे बोलते हैं जन्म पंजीकरण करना। और ये पूरे भारत में सर्वप्रथम उदाहरण यही मिलता है अपने को, मौर्य वंश में। चौथी समिति का कार्य है व्यापार वाणिज्य देखना। 5वीं समिति का कार्य है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति का कार्य है विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो ये नगर प्रशासन है। अब सैन्य व्यवस्था कैसी थी? सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, अलग था, जो समितियों में बंटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये समितियां सेना के 5 भागों की देखरेख करती थी। अब सेना के 5 भाग कौन से हैं? पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ये सेना के 5 भाग थे। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो अधिकारी है उसको अंतपाल कहा जाता था। क्या कहते थे? अंतपाल। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सम्राट जो है न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अंतिम रूप से न्याय कहाँ होता था? सम्राट के पास में। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे और न्यायालय के 2 प्रकार थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। न्यायालय कितने प्रकार के हैं? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। अब विद्यार्थियों, इसमें धर्मस्थीय और कंटक शोधन जो न्यायालय है उनमें क्या अंतर है? अब देखिए, धर्मस्थीय न्यायालय जो है इन्हें दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है और फौजदारी न्यायालय कहा जाता है किसे? कंटक शोधन को। धर्मस्थीय में सिविल कोर्ट इसे कहा जाता है। सिविल मामले जो है इसमें सुने जाते थे। सिविल मामलों का मतलब जमीन से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, ऐसे मामले जो है ये किस में सुने जाते थे? धर्मस्थीय में। और इसका जो न्यायाधीश है वो कौन था? धर्मस्थ कहा जाता था इसको। फौजदारी न्यायालय में अपराध से संबंधित, हत्या का है, लूटमार का है, डकैत का है, ऐसे मामले सुने जाते थे किसमें? कंटक शोधन में। और इस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे क्या कहते थे? प्रदेष्टा कहा जाता था। और इसी न्यायाधीश के बाद में एक नगर न्यायाधीश था जिसको व्यवहारिक महामंत्र कहा जाता है। जनपद न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। अब इसमें नोट डाल करके दे रखा है, दीवानी मामले उन मामलों को कहा जाता है जिनमें संपत्ति संबंधी विवाद या पद संबंधी अधिकार विवाद हो। फौजदारी मामले उन मामलों को कहा जाता है जो आपराधिक मामले हों। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग बताए गए हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन
ये चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग बताए गए हैं। आगे है मौर्यकालीन समाज। तो विद्यार्थियों, मौर्यकालीन समाज जो है इसकी जानकारी के स्रोत अपने पास कौन कौन सी हैं? पहला है चाणक्य की अर्थशास्त्र, मैक्सनीज की इंडिका और सम्राट अशोक के अभिलेख। मैक्सनीज की जो इंडिका है उसमें भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। और ये सीधा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि मैक्सनीज ने इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। बेसिकली हमें पता है कि भारतीय समाज में, प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था थी जिसमें भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। लेकिन ये मैक्सनीज ऐसे इतिहासकार हैं जो भारतीय समाज का वर्गीकरण उस समय 7 भागों में करते हैं। तो ये एक अलग मैटर है, अलग ये आश्चर्यजनक बात है कि 4 वर्णाश्रम से हट करके 7 जातियां बताना। तो इसमें पहला ये बताते हैं दार्शनिक, दूसरा ये बताते हैं कृषक, तीसरा बताते हैं पशुपालक, शिल्पी एवं कारीगर, योद्धा, गुप्तचर और निरीक्षक, अमात्य और सभासद। ये 7 विभाग ये बताते हैं समाज के। कौटिल्य जो है ये वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का मुख्य आधार बताते हैं। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति जो है ये उन्नत नहीं थी। विद्यार्थियों, वर्णाश्रम व्यवस्था अपने जानते हैं जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये 4 प्रकार के वर्ण थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अपने मंडल में ये दे रखे हैं, अपने पढ़ेंगे, कक्षा 12 में अपने पढ़ने को मिलेगा। तो ये है मौर्यकालीन समाज। और इसी के साथ में जो है हमारा ये मौर्य वंश का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। और इस टॉपिक में विद्यार्थियों हमने अभी तक जो पढ़ा है, मौर्यकालीन समाज के बारे में पढ़ लिया हमने, न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है और केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ लिया। मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमने पढ़ी है। सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ लिए। सम्राट अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। कलिंग का युद्ध पढ़ा है हमने और सम्राट अशोक के प्रारंभिक फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो इसी के साथ में जो हमारा मौर्य वंश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।